नमस्कार, हिस्ट्री हब में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो जैसा कि हम लोगों ने अपने प्रीवियस सेशन में 125 क्वेश्चंस देखे, तो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप चाहे वो सीटेट के एग्ज़ाम दे रहे हैं या बिहार शिक्षक भर्ती जो निकली है आप उसका एग्ज़ाम दे रहे हैं, टीजीटी है, पीजीटी है, तो जहाँ भी आपका इतिहास विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं उन सब में बहुत ही यूज़फुल रहेगा इस सेशन। और आज उसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और अन्य महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। तो लगभग 125 क्वेश्चंस हम आज के सेशन में भी डिस्कस करेंगे। और इसी तरह से जो हमारा प्रयास है वो प्रयास यही है कि आपकी तैयारी पूरी तरह से हो जाए और आप पेपर देने जब जाएं, जैसे कि सीटेट का भी 20 अगस्त को या संडे को एग्ज़ाम है, तो आप जो भी हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न आए आप उनको आसानी से कर सकें। इसके बाद जो नेक्स्ट सेशन रहेगा उसमें पूरा इतिहास, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, तीनों पार्ट को कंपाइल करके एक वीडियो रहेगा जिसमें कि आप लोग फटाफट रिवीजन कर सकते हैं। आपको पूरा हिस्ट्री का आप एक साथ रिवीजन कर पाएंगे। तो शुरू करते हैं आज का सेशन और देखते हैं आज के प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने खिलाफत आंदोलन को प्रारंभ किया था? तो यहाँ पर पूछा जा रहा है खिलाफत आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? तो ये 1919 में प्रारंभ हुआ था और खलीफा की सत्ता को पुनर्स्थापित करने के उद्देश्य से ये आंदोलन प्रारंभ हुआ था। पूछा जा रहा है कि किसने प्रारंभ किया था। तो इसको जो प्रारंभ किया था तो शौकत अली, मोहम्मद अली इसके दो प्रमुख नेता थे, लेकिन जो समिति बनी थी उसमें मौलाना आज़ाद थे, हकीम अजमल खान थे, हजरत मोहानी थे। तो यहाँ पर अबुल कलाम आज़ाद का भी नाम दिया है। तो इन तीनों का नाम है। शरीयतुल्लाह नहीं है इसमें शामिल, क्योंकि शरीयतुल्लाह के नेतृत्व में 19वीं शताब्दी में एक आंदोलन हुआ था, फरैजी विद्रोह। तो जो फरैजी विद्रोह है उसके नेता है शरीयतुल्लाह खिलाफत आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो 1, 2 and 4 बी विकल्प में है और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो जो खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ उसमें प्रमुख नेता पूछे जा रहे हैं। तो जो प्रमुख नेता थे वो थे मोहम्मद अली और शौकत अली। और आज हम लोग फास्ट थोड़ा सा करेंगे ताकि रिवीजन हो जाए। पढ़ा तो आप लोगों ने ऑलरेडी है ही है, बस हम लोग रिवीजन करने की कोशिश करेंगे, जहां बहुत आवश्यक लगेगा वहीं पे डिटेलिंग करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य निम्न में से कौन से थे? तो यहाँ पर 4 आपको कथन दिए जा रहे हैं, आपको बताना है इनमें से कौन से खिलाफत आंदोलन के मुख्य उद्देश्य थे। पहला, भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना। दूसरा, मुस्लिम समाज सुधार। तीसरा, पृथक निर्वाचन मंडल की मांग और खिलाफत का रक्षण। और चौथा, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण। तो ये जो खिलाफत आंदोलन था ये पूरी तरह से एक धार्मिक आंदोलन था जो खलीफा की रक्षा के लिए किया जा रहा था। तो यहाँ पर जो इसमें सही कथन है, एक तो भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न करना, ये सही है। और चौथा सही है, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, ये उद्देश्य था। पृथक निर्वाचन मंडल ये एक राजनीतिक मुद्दा हो गया और समाज सुधार जैसी बात भी इसके अंदर नहीं थी। तो ये दोनों कथन गलत है। 1 and 4 सही है, तो 1 and 4 डी विकल्प में है और यही इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। 1919 में गठित अखिल भारतीय खिलाफत समिति का अध्यक्ष किसे चुना गया? तो जो खिलाफत आंदोलन शुरू हुआ था बाकायदा एक समिति गठित हुई थी, समिति गठित करके ही आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो किसको अध्यक्ष चुना गया था? तो इसके अध्यक्ष चुने गए थे महात्मा गांधी। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया? खलीफा ने क्रांतिकारियों को शरण दी थी? ऐसा कुछ नहीं था, ये कथन गलत है। गांधी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का साथ पाना चाहा? बिल्कुल सही है। गांधी जी अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में मुस्लिमों का साथ पाना चाहते थे और उन्होंने इस आंदोलन को हिंदू मुस्लिम एकता के एक सुअवसर के रूप में देखा, इसीलिए उन्होंने मुस्लिमों के इस आंदोलन को, जो कि धार्मिक आंदोलन था, उसको समर्थन किया। तो ये कथन सही है। खलीफा ने भारत के स्वतंत्रता आंदोलन का समर्थन किया था, ये भी गलत है। खलीफा गांधी जी के अच्छे मित्र थे, ये भी कोई मतलब नहीं इस बात का। तो यहाँ पर क्यों समर्थन किया था पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से किसने खिलाफत आंदोलन के समय अपनी हाजी कुल मुल्क की पदवी त्याग दी थी? तो हाजी कुल मुल्क की जो पदवी है ये प्रदान की गई थी ब्रिटिश के द्वारा। किसको प्रदान की गई थी? हकीम अजमल खान को। और हकीम अजमल खान ने ही खिलाफत आंदोलन के समय ये पदवी त्याग दी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी, हकीम अजमल खान। नेक्स्ट देखते हैं।
गांधी जी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों के कट्टरपन को प्रोत्साहित ना करें? तो ऐसा कहने वाले या गांधी जी को सलाह देने वाले हैं मोहम्मद अली जिन्ना। मोहम्मद अली जिन्ना खिलाफत आंदोलन में शामिल नहीं थे और उन्होंने गांधी जी से भी कहा था एक धार्मिक मुद्दा है और धर्म को राजनीति से ना जोड़ें, और आगे चल करके इसी मुद्दे पर वो कांग्रेस भी छोड़ देते हैं। तो जो यहाँ पर सावधान किया था गांधी जी को वो मोहम्मद अली जिन्ना ने ही किया था। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 को दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण दिया। तो यहाँ किसने दिया था दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता पर भाषण? तो ये भाषण देने वाले थे स्वामी श्रद्धानंद। तो स्वामी श्रद्धानंद, डी इस प्रश्न का सही जवाब है, डी स्वामी श्रद्धानंद। आपको ये भी ध्यान रखना है कि किस डेट को दी थी और किस आंदोलन के तहत ये प्रवचन दिया था हिंदू मुस्लिम एकता को लेकर के। तो आपको तीनों चीजें याद रखनी कि इस आंदोलन के तहत तो आपका खिलाफत आंदोलन के अंतर्गत, और किसने दी थी? स्वामी श्रद्धानंद ने, और साथ ही साथ कब दी थी? तो 4 अप्रैल 1919 को। कहां से? दिल्ली की जामा मस्जिद के प्रवचन मंच से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया मुख्यतः क्यों समर्थन किया था? तो पहला, खलीफा की पुनः स्थापना के लिए, बिल्कुल सही था। खलीफा को हटाने के लिए, जब खलीफा की पुनः स्थापना है तो यहाँ पे ये तो रॉन्ग हो जाएगा। मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए, बिल्कुल मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करना चाहते थे। कांग्रेस ने जिन्ना को हाशिए पर लाने के लिए, तो इस बात का भी कोई अर्थ नहीं है। तो यहाँ पर 1 and 3 मुख्यतः समर्थन किया। 1 and 3 होना चाहिए। तो 1 and 3 यहाँ पर इस विकल्प को सही कर लेते हैं। 1 and 3, तो 1 and 3 इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नांकित में से किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया? यहाँ पर 4 नेता दिए हैं, आपको बताना है कि किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया। तो जिन्होंने समर्थन नहीं किया है वो है मदन मोहन मालवीय। मदन मोहन मालवीय और मोहम्मद अली जिन्ना दोनों का समान ही तर्क था कि धर्म को राजनीति से ना जोड़ा जाए। तो धर्म को राजनीति से पृथक रखने के उद्देश्य से ही मदन मोहन मालवीय ने इस आंदोलन का समर्थन नहीं किया था। इस प्रश्न का सही जवाब है बी, मदन मोहन मालवीय। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से 1920 के नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था? यहाँ पे असहयोग के प्रस्ताव को किसने प्रस्तावित किया था ये पूछा जा रहा है। सी.आर. दास है, एनी बेसेंट है, बी.सी. पाल है, मदन मोहन मालवीय है। तो किसने किया था? तो ये प्रस्तावित किया था सी.आर. दास ने 1920 के नागपुर अधिवेशन में। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया पहला जन आंदोलन कौन सा था? तो महात्मा गांधी द्वारा जो पहला जन आंदोलन चलाया गया वो है असहयोग आंदोलन। नमक आंदोलन कौन सा है? ये सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट जो कि सविनय अवज्ञा आंदोलन, और कब चला था? 1930 में। तो ये 1930 में हुआ है, बाद में हुआ है। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 है, और नील आंदोलन तो 19वीं शताब्दी का है। तो यहाँ पर जो इस प्रश्न का सही जवाब है वो है असहयोग आंदोलन। तो ए इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से कौन असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण नहीं था? तो इनमें से क्या ऐसा था जो कि असहयोग आंदोलन प्रारंभ करने का कारण नहीं था? खिलाफत का प्रश्न, नमक कानून, पंजाब में अत्याचार, रॉलेट कानून। तो खिलाफत का जो खिलाफत आंदोलन है इसे प्रारंभ करने का जो कारण नहीं था वो था नमक कानून, क्योंकि नमक कानून से जो संबंधित आंदोलन है वो आपका बाद में चलेगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो वो नमक कानून तोड़ने के उद्देश्य से ही नमक सत्याग्रह प्रारंभ होता है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, नमक कानून। ये खिलाफत या असहयोग आंदोलन का मुद्दा नहीं था। नेक्स्ट देखते हैं। एक वर्ष में स्वराज का नारा किस आंदोलन के दौरान दिया गया? ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा जा चुका है। एक वर्ष में स्वराज का नारा, तो एक वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था असहयोग आंदोलन के समय। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, असहयोग आंदोलन। जब 1920 का नागपुर अधिवेशन हुआ था तो उस नागपुर अधिवेशन में जब सी.आर. दास ने असहयोग के प्रस्ताव को प्रस्तुत किया था तो उस तभी गांधी जी कहते हैं कि यदि इस प्रस्ताव पर अमल कर लिया गया तो 1 वर्ष के भीतर स्वराज मिल जाएगा। तो उसी को इसका नारा बताया गया। इसी चीज को कहा जा रहा है कि कब गांधी जी ने 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया था, या कब ये नारा दिया गया था 1 वर्ष में स्वराज? तो असहयोग आंदोलन के समय दिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक असहयोग आंदोलन के संबंध में सही नहीं है? क्या बताना है जो कि सही नहीं है? पहला, इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक थी।
दूसरा, इसका लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज था। तीसरा, इसमें बहिष्कार की योजना थी। और चौथा, जिन्ना ने इसे समर्थन दिया था। तो देखिए इसमें सही नहीं पूछा जा रहा है। तो आंदोलन की अवधि 1920 से 22 थी, बिल्कुल सही है। 1920 में प्रारंभ होता है और 1922 में ये 12 फरवरी को वापस ले लिया जाता है। तो 12 फरवरी 1922 तक ही ये आंदोलन चला, सही है। इसका लक्ष्य 1 वर्ष के भीतर स्वराज था, पिछले प्रश्न में ही डिस्कस किया है। बहिष्कार की योजना थी, बिल्कुल थी। इसमें हर तरह का बहिष्कार शामिल था, चाहे वो विदेशी उत्पादों का बहिष्कार हो, विदेशी शिक्षण संस्थाओं का बहिष्कार हो, या कोर्ट कचहरी का बहिष्कार है, सब चीज़ों का बहिष्कार इसमें शामिल था। जिन्ना ने इसे समर्थन दिया, ये गलत है। जिन्ना ने इसको समर्थन नहीं किया था, जिन्ना इसके विरुद्ध थे और साथ ही साथ उन्होंने गांधी जी को भी मना किया था इस आंदोलन में सहयोगी बनने के लिए। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, जिन्ना ने इसे समर्थन नहीं दिया था। असहयोग आंदोलन संबंधी निम्न कथनों पर विचार कीजिए। अब ये सहयोग आंदोलन से संबंधित 4 यहाँ पर कथन दिए हैं, इनमें आपको देखना है क्या सही है क्या गलत है। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी, बिल्कुल कांग्रेस जन आंदोलन बनी। हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि हुई, बिल्कुल हुआ था। जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, बिल्कुल जनता के मन से ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया, क्योंकि जहां पर इतने सारे लोग एकत्र हो करके एक साथ मिल करके कोई भी कार्यक्रम करेंगे, कोई भी आंदोलन करेंगे, कोई भी कार्य करने की ठान लेंगे, तो निश्चित तौर से उनके मन से जो शासन है, जो सत्ता है, उसका भय हट जाएगा। ब्रिटेन की सरकार भारतीयों को राजनीतिक रियायत देने को राजी हुई, ऐसा तो नहीं हुआ था, क्योंकि जो आंदोलन है ये भी अचानक ही समाप्त हो गया था चौरी चौरा घटना के कारण। तो ऐसा नहीं हुआ था। 1, 2, 3 सही है, 1, 2, 3 बी विकल्प में है, यही प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के समय गांधी ने अपनी कौन सी उपाधि वापस कर दी थी? जो आंदोलन चल रहा था असहयोग, तो उसमें उपाधि वापस का भी एक कार्यक्रम चल रहा था। सभी अपनी जो भी उपाधियां ब्रिटिश सरकार के द्वारा उनको प्रदान की गई थी, उन उपाधियों को वापस करने का भी एक अभियान चला था। उसी के क्रम में गांधी जी ने जो अपनी उपाधि वापस की थी वो थी कैसरिए हिंद की। तो कैसरिए हिंद की उपाधि गांधी जी ने वापस की थी। नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ने वाले प्रथम व्यक्ति। असहयोग आंदोलन के दौरान बहुत लोगों ने वकालत छोड़ी थी, लेकिन यहाँ पे प्रश्न क्या पूछा जा रहा है? वकालत छोड़ने वाले प्रथम व्यक्ति। तो वकालत छोड़ने वाले प्रथम व्यक्ति जो थे वो थे चित्तरंजन दास, CR दास। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने असहयोग आंदोलन को अपना समर्थन दिया परंतु इसका परिणाम नहीं देख सके? तो समर्थन तो दिया लेकिन परिणाम नहीं देख सके। कौन है? बाल गंगाधर तिलक है, लाला लाजपत राय है, मोतीलाल नेहरू है, चित्तरंजन दास है। तो कौन है? इस प्रश्न का सही जवाब है ए, बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को। तो यद्यपि इन्होंने समर्थन किया था सहयोग आंदोलन का, लेकिन ये इनकी मृत्यु हो जाती है 1 अगस्त 1920 को, और उसी दिन असहयोग आंदोलन की घोषणा की जाती है। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है बाल गंगाधर तिलक, जिन्होंने समर्थन दिया लेकिन उसका परिणाम नहीं देख सके। तो साथ ही साथ आपको डेट भी याद रखनी है कि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1 अगस्त 1920 को। दूसरी चीज आपको ये ध्यान रखना है कि तिलक की मृत्यु कब हुई, तो 1 अगस्त 1920। ये भी प्रश्न पूछा जाता है किस नेता की मृत्यु के साथ असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ। तो किस नेता की मृत्यु के साथ असहयोग आंदोलन प्रारंभ हो रहा है? तिलक की मृत्यु के साथ। नेक्स्ट देखते हैं। किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? काकोरी कांड, चौरी चौरा कांड, जलियांवाला बाग या मुजफ्फरपुर कांड? तो जिस घटना के कारण उन्होंने वापस ले लिया था तो वह है चौरी चौरा कांड, जो कि हुआ था 5 फरवरी 1922 को। तो 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर के चौरा चौरी स्टेशन पे जो घटना हुई थी, उसी घटना के विरुद्ध में एक हिंसा हो गई थी और गांधी जी ये आंदोलन अहिंसक तरीके से चला रहे थे। क्योंकि हिंसा हो गई, इस वजह से वो अपना आंदोलन वापस ले लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए निंदा प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? कब? 24 फरवरी। आप देख रहे हैं 5 फरवरी को हो रहा है, 5 फरवरी को चौरी चौरा कांड हो रहा है, 12 फरवरी को आंदोलन वापस हो रहा है, और ये 24 फरवरी को गांधी के विरुद्ध निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत हो रहा है। तो किसने निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था? तो ये निंदा प्रस्ताव प्रस्तुत किया था डॉक्टर मुंजे ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी, डॉक्टर मुंजे। नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के स्थगन संबंधी घटनाओं का सही क्रम इंगित करें। तो जो घटनाएं हुई हैं उन घटनाओं का यहाँ पर क्रम बताना है। तो पहली है चौरी चौरा में पुलिस गोलीकांड, दूसरा है उग्र भीड़ द्वारा पुलिस थाने को जलाना, तीसरा है गांधी द्वारा आंदोलन का स्थगन, और चौथा है गांधी की गिरफ्तारी। अब इसमें ये जो है ये ऐसे होने चाहिए थे, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है।
और उसके बाद इसके विकल्प होने चाहिए थे A, B, C और D। तो चलिए हम लोग यहाँ पर सीधा इसका सही क्रम लगा ले रहे हैं। तो सबसे पहले क्या घटना हुई, चौरा चौरी में पुलिस गोलीकांड। चौरा चौरी में जो पुलिस के द्वारा जो गोलीकांड किया गया, उस गोलीकांड से जनता उग्र हुई। तो सबसे पहला क्या हो जाएगा 1। फिर जब जनता उग्र हुई तो पुलिस की वो अपनी जो प्रतिक्रिया थी, प्रतिक्रिया स्वरूप उसने पुलिस थाने को जला दिया। तो दूसरे नंबर पे पुलिस थाने को जलाया जाना होगा। फिर तीसरे नंबर पर गांधी जी, जब वो हिंसा हो गई तो गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। जब गांधी जी ने तो तीसरे नंबर पे क्या हो जाएगा, गांधी जी ने आंदोलन वापस लिया। जब गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो जाहिर सी बात है, इतने सारे लोग उस आंदोलन में जुड़े थे, इतने सारे आंदोलनकारी अचानक से आंदोलन वापस ले लिया, तब क्या हुआ, गांधी जी कमजोर पड़ गए, गांधी जी को सरकार ने गिरफ्तार कर लिया। तो फिर लास्ट में होगा गांधी की गिरफ्तारी। ये इस तरह से इसलिए आपको बताया ताकि आप आसानी से ही सीक्वेंस कभी भी आए तो आप बैठा सकें कि पहले पुलिस का गोलीकांड हुआ, उसी से जनता उग्र हुई, उस उग्र जनता ने पुलिस थाने को जला दिया। फिर जब पुलिस थाने को जलाया तो चूंकि हिंसा हो गई, गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया तो गांधी जी थोड़ा सा कमजोर हुए, कमजोर समझ करके सरकार ने गांधी जी को गिरफ्तार कर लिया। तो ये जो घटनाएं हैं, इन घटनाओं का क्रम यही है, जिस क्रम में लिखी हैं इसी क्रम में ये घटनाएं हुई। नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में पूछा जा रहा है, बिहार में किसानों का नेतृत्व किसने किया था? तो बिहार में जो किसानों का नेतृत्व किया था वो किया था स्वामी विद्यानंद ने। नेक्स्ट देखते हैं। बिहार के किस वकील ने असहयोग आंदोलन के समय अपनी लाभप्रद वकालत छोड़ दी थी? तो बिहार के जिस वकील ने वकालत छोड़ी थी वो हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित घटनाओं का सही क्रम नीचे दिए कूट से चयन करें। अब यहाँ पर 3 घटनाएं दी गई हैं और 3 घटनाओं का आपको क्रम बताना है। चौरा चौरी कांड, तो चौरा चौरी कांड कब हुआ है? 5 फरवरी को हुआ है। असहयोग आंदोलन का स्थगन कब हुआ है? 12 फरवरी को हुआ है। और बारदोली प्रस्ताव कब? 12 फरवरी। और बारदोली प्रस्ताव, अब देखिए यहाँ पर ये एक ही दिन की घटनाएं हैं। तो अब पहले चौरी चौरा कांड हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि बारदोली में प्रस्ताव पारित हुआ कि आंदोलन हम वापस ले रहे हैं, और फिर आंदोलन वापस ले लिया गया। तो 1, 3 and 2, तो 1, 3 and 2 इस प्रश्न का सही जवाब होगा। 1, 3, 2 सी विकल्प में आ रहा है, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं। 1923 से 28 के काल में भारतीय राजनीति में क्रांतिकारी कार्यविधियों की पुनरावृत्ति का कारण क्या पूछा जा रहा है? पुनरावृत्ति हुई किस तरह की क्रांतिकारी कार्यविधियों की? तो उनका कारण क्या था? पहला, लाला हरदयाल और लाला लाजपत राय जैसे नेताओं का बढ़ता हुआ प्रभाव। दूसरा, गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। तीसरा, विदेशी घटनाओं का प्रभाव। चौथा, भारतीयों की मांगों को अंग्रेजों द्वारा अस्वीकार किया जाना। तो जो यहाँ पर कारण था, जो मुख्य कारण बताना है, तो मुख्य कारण क्या है? गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन का स्थगन। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया या वापस ले लिया, तो चूंकि असहयोग आंदोलन एक जन आंदोलन था और भारत का पहला जन आंदोलन था जो गांधी जी के नेतृत्व में चला था, और लोगों को बहुत उम्मीदें थी। जिस तरह से गांधी जी ने कहा था कि 1 वर्ष में स्वराज मिल जाएगा, तो 1 वर्ष में स्वराज का नारा दिया गया था। लोगों को बहुत अपेक्षाएं थी इस आंदोलन से। अचानक एक स्थान पर कोई घटना हो जाती है और आंदोलन को वापस ले लिया जाता है, तो जो लोग थे, जो नवयुवक जिन्होंने स्कूल छोड़ा, कॉलेज छोड़े और अपने जो भी कार्य कर रहे थे, जो भी सरकारी ऑफिस में काम कर रहे थे, वो सब छोड़ा, तो वो लोग, उनके अंदर एक आक्रोश आ गया। उन्हें लगा इस गांधीवादी नीति से अब हमें कुछ हासिल नहीं होगा और हमें उग्रपंथी या क्रांतिकारी गतिविधियों का सहारा लेना चाहिए और उनके थ्रू हमें अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करनी चाहिए। तो इसी उद्देश्य से या इन लोगों जो क्रांतिकारी गतिविधियां हैं ये बढ़ जाती हैं। क्या कारण था? क्योंकि गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया था। नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने विदेशी वस्त्रों की होली जलाने को निष्ठुर बर्बादी कहा है? तो किसने कहा है निष्ठुर बर्बादी, विदेशी वस्त्रों की होली जलाने को? क्योंकि विदेशी उत्पादों का बहिष्कार शामिल था और बहिष्कार के क्रम में सबसे ज्यादा जो सक्सेसफुल बहिष्कार रहा वो रहा विदेशी वस्त्रों का। तो विदेशी वस्त्रों की होली जलाने को जिसने निष्ठुर बर्बादी कहा है वो है रविंद्रनाथ टैगोर। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित संस्थाओं में से कौन असहयोग आंदोलन के दौरान स्थापित की गई? यहाँ पर 4 संस्थाएं हैं और आपको ये बताना है इनमें से कौन सी ऐसी संस्थाएं हैं जो कि असहयोग आंदोलन के समय स्थापित की गई। तो काशी विद्यापीठ है,
काशी विद्यापीठ है, गुजरात विद्यापीठ है, जामिया मिलिया है, और ये 3 हैं। जबकि काशी हिंदू विश्वविद्यालय जो है ये 1916 में स्थापित हुआ था, तो ये इन संस्थाओं से पूर्व का है। तो जो तीनों जो संस्थाएं गठित हुई हैं वो 1, 2 और 3 है। सी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। यहाँ पर 4 डेट्स दी गई हैं और आगे उनसे संबंधित घटनाएं दी गई हैं। आपको ये बताना है कि कौन सी घटना अपनी तिथि के साथ में सही सुमेलित नहीं है। तो पहला 1885 भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, बिल्कुल सही है, 1885 में ही हुई थी। 1905 बंगाल विभाजन, 1905 में बंगाल विभाजन हुआ था। 1909 मार्ले मिंटो सुधार, बिल्कुल ये भी सही है। 1930 असहयोग आंदोलन, ये गलत है क्योंकि असहयोग आंदोलन कब हुआ था, 1920 में प्रारंभ हुआ था और ये कब तक चला था, 22 तक। तो यही गलत है और यहाँ पर जो असत्य है, जो सही नहीं है, वही पूछा जा रहा है। तो इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, 1930 असहयोग आंदोलन अपनी तारीख या अपनी तिथि के साथ सुमेलित नहीं। निम्नांकित में से कौन सही सुमेलित है, क्या पूछा जा रहा है कि जो सही सुमेलित है। 1940 कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन, 1931 राजगुरु को फांसी, 1921 असहयोग आंदोलन का प्रारंभ और 1920 रोलर सत्याग्रह। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित है उसका आपको चयन करना है। तो देखिए 1940 में नहीं, कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन हुआ था ये 1929 में हुआ था, तो ये भी सही नहीं है। 1931 राजगुरु को फांसी, बिल्कुल राजगुरु को फांसी दी गई थी, साथ ही साथ में भगत सिंह और सुखदेव को भी फांसी दी गई थी यहाँ पर, तो ये सही है। 1921 असहयोग आंदोलन, ये भी गलत है क्योंकि असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ, 1920 में। रॉलर सत्याग्रह 1920 में नहीं, कब प्रारंभ हुआ था, 1919 में। तो इस तरह से इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 1931 राजगुरु को फांसी हुई थी, ये सही सुमेलित है। और 1931 में भी 23 मार्च 1931 को राजगुरु, भगत सिंह और सुखदेव को फांसी हुई थी। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, पहला एक कथन है, दूसरा उसका कारण है। कथन है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया। दूसरा जो इसका कारण दिया गया, इस स्थगन का C.R. दास और मोतीलाल नेहरू द्वारा विरोध किया गया। अब आपको बताना है कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है या नहीं। दूसरा, ए सही है आर गलत है, फिर आर सही है ए गलत है। तो इसमें जो भी आपको सही लग रहा है, तो पहले एक एक कथन को देख लेते हैं। पहला है, महात्मा गांधी द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन स्थगित कर दिया गया, तो कथन तो बिल्कुल सही है। अब कारण देख लेते हैं। इस स्थगन का C.R. दास और मोतीलाल नेहरू ने विरोध किया। तो देखिए, मोतीलाल नेहरू द्वारा और C.R. दास के द्वारा विरोध तो किया गया, ये तो निश्चित तौर से विरोध किया गया था। तो ये कथन भी सही, ये जो कारण दिया ये भी सही है, लेकिन क्या कारण इसकी व्याख्या कर रहा है, तो कारण इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज छोड़ा जबकि परीक्षा में केवल 20 दिन शेष रहे थे। कहाँ की बात हो रही है, पटना कॉलेज की। तो कौन सा ऐसा नेता है जिसने असहयोग आंदोलन के दौरान कॉलेज छोड़ा था, पटना कॉलेज, और उसके परीक्षा के सिर्फ 20 दिन शेष बचे थे। तो ये जो नेता थे ये थे जयप्रकाश नारायण, और इन्होंने पटना कॉलेज छोड़ा था और उसके बाद इन्होंने जहाँ पे एडमिशन लिया था, तो एडमिशन लिया था बिहार विद्यापीठ में। जो बिहार विद्यापीठ जो कि असहयोग आंदोलन के दौरान ही एक स्वदेशी संस्था स्थापित हुई थी। तो ये पटना कॉलेज छोड़ करके बिहार विद्यापीठ में इन्होंने एडमिशन लिया था। तो कौन है पटना कॉलेज छोड़ने वाले, जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज का प्राचार्य कौन था। तो क्या पूछा जा रहा है कि असहयोग आंदोलन के दौरान नेशनल कॉलेज का प्राचार्य कौन था। सुभाष चंद्र बोस है, पीसी राय है, जेसी बोस है, आशुतोष मुखर्जी। तो इसके जो प्राचार्य थे ये थे सुभाष चंद्र बोस। और नेशनल कॉलेज की जो बात हो रही है, नेशनल कॉलेज ये बंगाल की, कलकत्ता के नेशनल कॉलेज की बात हो रही है। और नेशनल कॉलेज का रेफरेंस 2 बार आता है। एक असहयोग आंदोलन के समय पूछा जाता है प्राचार्य कौन है, और दूसरा प्राचार्य पूछा जाता है उसकी स्थापना के समय। तो जब स्थापना हुई थी नेशनल कॉलेज की, तो उस समय जो उसके प्राचार्य बने थे वो बने थे अरविंद घोष। तो स्वदेशी आंदोलन के समय ही नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी, और नेशनल कॉलेज की स्थापना के समय जो उनके प्राचार्य बने थे वो अरविंद घोष बने थे। तो आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि इसकी स्थापना कब हुई थी। जिस तरह से बिहार विद्यापीठ की स्थापना, गुजरात विद्यापीठ, काशी विद्यापीठ, इनकी स्थापना हुई थी असहयोग आंदोलन के दौरान, उसी तरह नेशनल कॉलेज की स्थापना हुई थी स्वदेशी आंदोलन के समय। और इसके जो प्रथम प्राचार्य बने थे वो बने थे अरविंद घोष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं। असहयोग आंदोलन के संबंध में कौन सा या कौन से कथन सही हैं।
प्रारंभ में लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन के विरुद्ध थे। दूसरा, जमुना दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज दल की स्थापना की। तो देखिए पहला कथन तो बिल्कुल सही है, जो लाला लाजपत राय हैं, CR दास हैं, मदन मोहन मालवीय हैं, ये सब विरोधी थे। लेकिन आगे चल करके लाला लाजपत राय और CR दास ये दोनों समर्थन करते हैं। लाला लाजपत राय का जो विरोध था विधानसभा में जो था विधानसभा के चुनाव का जो बहिष्कार का निर्णय लिया गया था सहयोग में, उसको लेकर के था, और CR दास का शिक्षा को लेकर के था। तो यहाँ पे लाला लाजपत राय गांधी के असहयोग आंदोलन विरोधी थे, हाँ बिल्कुल विरोध थे, लेकिन बाद में उसमें शामिल हो गए थे। जमुना दास और मोतीलाल नेहरू के सहयोग से लाला लाजपत राय ने स्वराज पार्टी की स्थापना की, नहीं ये गलत है। मोतीलाल नेहरू ने जिसके साथ मिलकर के पार्टी बनाई थी स्वराज पार्टी, वो किसके साथ बनाई थी? CR दास के साथ। और कब इसका गठन हुआ था? इसका गठन हुआ था 1923 में। तो दूसरा कथन गलत है, केवल एक सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए, केवल एक। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी जी द्वारा चलाए गए आंदोलनों का सही क्रम है। अब यहाँ पर 4 आंदोलन दिए गए हैं और आपको इनका सही क्रम बताना है कि कौन सा किस क्रम में ये आंदोलन हुए हैं। तो देख लेते हैं, पहले हम लोग डेट देख लेते हैं तो फिर मालूम हो जाएगा। रॉलेट एक्ट, जो रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया था, ये चलाया गया था 1919 में। खेड़ा सत्याग्रह ये 1918 में चलाया गया था। चंपारण ये 1917 का है, और भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह संबंधी प्रयोग चंपारण में ही हुआ था। अहमदाबाद में मजदूर आंदोलन ये 1918 में हुआ था। तो अब देख लीजिए कि एक घटना 17 की है, 2 घटना 18 की और एक घटना 19 की है। तो सबसे पहले तो नो डाउट चंपारण आएगा 1917, तो सबसे पहले आ जाएगा 3। अगर आप विकल्प देखें तो ऐसे ही आपका प्रश्न सही हो गया, क्योंकि 3 सिर्फ एक में ही है पहले, और उसके बाद में आप 18 की 2 घटनाएं हैं। तो 18 की जो 2 घटनाएं हैं, तो अहमदाबाद मिल मजदूर और खेड़ा आंदोलन, तो इनमें से अहमदाबाद मिल मजदूर पहले हुआ था, तो 3 के बाद आ जाएगा 4, और 4 के बाद आएगा 2, और 2 के बाद आएगा 1। तो इसी सीक्वेंस में हुए थे। और कंफ्यूजन होता है खेड़ा और अहमदाबाद में कि कौन पहले हुआ कौन बाद में। तो ये जो 3 सत्याग्रह हैं, इन तीनों को ऐसे आप याद रखिए, चंपारण के बाद खेड़ा। पहले तो सबसे पहले आंदोलन कहाँ हुआ था? सबसे पहला सत्याग्रह कहाँ हुआ? चंपारण में हुआ। तो चंपारण के बाद ही तो आगे बढ़े ना, तो चंपारण के बाद खेड़ा। तो चंपारण हो गया, चंपारण के बाद में बाद से हो गया अहमदाबाद, और उसके बाद में हो गया खेड़ा। तो इस तरह से याद कर सकते हैं, चंपारण के बाद खेड़ा, तो आसानी से याद बना रहेगा। नेक्स्ट देखते हैं, इस प्रश्न में सही जो आंसर है, सही आंसर है आपका बी। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन के दौरान किसने कहा था शिक्षा इंतजार कर सकती है स्वराज नहीं? तो शिक्षा इंतजार कर सकती है स्वराज नहीं, ये कहने वाले थे CR दास, चितरंजन दास, जिन्होंने 1920 के नागपुर अधिवेशन में ये घोषणा की थी कि शिक्षा इंतजार कर सकती है लेकिन स्वराज नहीं। तो ये स्टेटमेंट देने वाले चितरंजन दास ही हैं। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन के स्थगन को किसने राष्ट्रीय विपत्ति बताया? तो राष्ट्रीय विपत्ति किसने बताया असहयोग आंदोलन के स्थगन को? राष्ट्रीय विपत्ति बताने वाले हैं, यहाँ पर ऑप्शन एक हम और कर दे रहे हैं ऑप्शन, तो ये है सुभाष चंद्र बोस, और इसको राष्ट्रीय विपत्ति भी बताया है सुभाष चंद्र बोस ने। और कहाँ बताया है? अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में। इनकी पुस्तक है इंडियन स्ट्रगल, ये पुस्तक भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अपनी पुस्तक इंडियन स्ट्रगल में ही इन्होंने आंदोलन वापसी को राष्ट्रीय विपत्ति बताया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब है, अब चूंकि नया एक ऑप्शन बनाया है तो ई है इस प्रश्न का सही जवाब। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन के समय किसने कांग्रेस छोड़ दी थी? तो असहयोग आंदोलन के समय बहुत सारे लोग जो आंदोलन के विरोध में आ गए थे और प्रारंभ में उनका विरोध रहा। कुछ लोग वापस कांग्रेस में शामिल रहे, कांग्रेस नहीं छोड़ी और आंदोलन में शामिल हो गए, लेकिन कुछ लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी थी। तो जिन लोगों ने कांग्रेस छोड़ दी थी तो उनमें हैं जिन्ना है, एनी बेसेंट है, और एक दो लोग और हैं जिन्होंने कांग्रेस छोड़ दी थी। लेकिन महत्वपूर्ण जो दो नेता हैं वो है जिन्ना और एनी बेसेंट। इन दोनों लोगों ने असहयोग आंदोलन के समय कांग्रेस छोड़ दी थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 1 और 2। नेक्स्ट देखते हैं, असहयोग आंदोलन की वापसी के समय गांधी जी कहाँ थे? जिस समय असहयोग आंदोलन वापस लिया गया है उस समय गांधी जी कहाँ थे ये पूछा जा रहा है। तो आंदोलन की वापसी के समय गांधी जी थे बारदोली में। बारदोली कहाँ है? गुजरात में। नेक्स्ट देखते हैं,
असहयोग आंदोलन कब वापस लिया गया? तो कब वापस लिया गया असहयोग आंदोलन? तो असहयोग आंदोलन लिया गया है 12 फरवरी को वापस 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन वापस लिया गया। क्यों वापस लिया गया? क्योंकि 5 फरवरी को एक घटना हो रही है, हिंसक घटना हो रही है, और कहाँ पर हो रही है? चौरी चौरा। और चौरी चौरा के संबंध में आपको ध्यान रखना है कि चौरी चौरा की जो डेट है ये 5 फरवरी 1922 ही एनसीईआरटी मानता है, और एनसीईआरटी को ही हम लोग ऑथेंटिक मानते हैं। तो 5 फरवरी 1922 ही है, कहीं कहीं पर 4 फरवरी दिया है। अब जैसा कि जो बिहार लोक सेवा आयोग ने अपनी उत्तर कुंजी जारी की थी उसमें 4 फरवरी माना है। तो अगर बिहार लोक सेवा आयोग की कोई परीक्षा दे रहे हैं तो आप 4 फरवरी को टिक करिए, अदरवाइज आप ये जो डेट है ये 5 फरवरी 1922 करेक्ट है, और इसी को ही आपका यूपी गवर्नमेंट भी वही मान रही है, एनसीईआरटी वही मान रही है। तो आप अगर कोई अन्य परीक्षा देते हैं तो 5 फरवरी आप बेशक 5 फरवरी की डेट पर ही टिक करिएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना निम्नलिखित कारणों में से एक अथवा अधिक के लिए की गई थी। तो किन कारणों से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई थी? तो स्वराज पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1923 में। तो क्यों हुई थी? गांधी जी द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लेना, काउंसिल में प्रवेश कर तथा उन्हें काम न करने देकर 1919 के भारत शासन अधिनियम का उच्छेदन करना, ब्रिटिश सरकार द्वारा दमन, भारतीयों द्वारा इस असहाय की अनुभूति कि उन्हें प्रशासन का अनुभव प्राप्त करना चाहिए। तो किस वजह से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई ये आपको बताना है। तो पहली चीज तो गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन वापस लिया गया, आप टिक कर सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जो स्वराज पार्टी का गठन किया गया था, स्वराज पार्टी का गठन इसी वजह से हुआ था कि जो ये नेता थे वो नेता चाहते थे कि हम विधान परिषद की या सरकार के द्वारा 1919 के अधिनियम के तहत जो चुनाव कराए जाने हैं हम उन चुनावों में प्रतिभाग करें, हम शामिल हों, और चुनकर जब हम पहुंचे तो हम उनकी कार्यवाही में विघ्न डालें और साथ ही साथ अपनी मांगों को उचित तरीके से पूरी कराएं। इसी उद्देश्य से स्वराज पार्टी की स्थापना हुई। इसी से हम लोग चयन कर लेंगे कि क्या है। पहली चीज तो ये थी कि असहयोग आंदोलन का वापस लेना बिल्कुल था, और दूसरा था काउंसिल में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देकर तो उच्छेदन करना अधिनियम का। तो यही दोनों सही है इसके संबंध में, और 1 और 2 तो बी इस प्रश्न का सही जवाब है, बी 1 और 2। नेक्स्ट एक, निम्न में से किसने स्वराज पार्टी के निर्माण के लिए कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्यागपत्र दे दिया था? तो किसने त्यागपत्र दे दिया था? तो त्यागपत्र देने वाले हैं सीआर दास। 1922 के गया अधिवेशन की इन्होंने अध्यक्षता की थी, और गया अधिवेशन की अध्यक्षता के समय वहां पर कांग्रेस की कार्य समिति के द्वारा चुनाव में भाग न लेने का प्रस्ताव पारित हो जाता है, और चुनाव में भाग न लेने के मुद्दे पर सीआर दास और मोतीलाल नेहरू कांग्रेस से त्यागपत्र दे करके अपनी एक नई पार्टी गठित करते हैं। वो कौन सी? स्वराज पार्टी। तो 1922 के गया अधिवेशन में सीआर दास ही अध्यक्ष थे, और अपने उसी समय ये त्यागपत्र दे देते हैं और एक नई पार्टी का गठन करते हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, सीआर दास। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ? तो निश्चित तौर से असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी का गठन हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, स्वराज पार्टी के संस्थापक थे किसने मिलकर के स्वराज पार्टी गठित की थी? तो वहां पर चितरंजन दास यानी सीआर दास जो कि अध्यक्ष थे, साथ उनके मोतीलाल नेहरू थे। इन दोनों लोगों ने मिल करके इलाहाबाद में अपने समर्थकों का एक सम्मेलन बुलाया और वहीं पर स्वराज पार्टी की घोषणा की। 1 जनवरी 1923 को स्वराज पार्टी की घोषणा की जाती है। कहाँ की जाती है? इलाहाबाद में। तो कौन इसमें थे? सीआर दास। सीआर दास और मोतीलाल नेहरू। नेक्स्ट देखते हैं, मोतीलाल नेहरू स्वराज दल के नेता थे। इनमें से कौन दल में शामिल नहीं था? तो जो स्वराज दल में जो शामिल नहीं थे उनकी बात हो रही है। तो श्रीनिवास अयंगर भी शामिल थे, चितरंजन दास थे, विठल भाई पटेल भी शामिल थे। जो नहीं शामिल थे वो थे सी राजगोपालाचारी, और सी राजगोपालाचारी के नेतृत्व में ही जो चुनाव में भाग नहीं लेना है ये जो प्रस्ताव पारित हुआ था उसके अगुआ सी राजगोपालाचारी ही थे। उन्हीं के नेतृत्व में ये प्रस्ताव पारित हुआ था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं,
नेक्स्ट है स्वतंत्रता पूर्व भारत में किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? कब बात हो रही स्वतंत्रता पूर्व, तो किसने समर्थन किया था? मोहम्मद अली जिन्ना है, मौलाना आजाद है, राजेंद्र प्रसाद हैं या फिर जवाहरलाल नेहरू? तो ये जो समर्थन किया था, ये समर्थन किया था मोहम्मद अली जिन्ना ने। मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज पार्टी के साथ मिलकर के एक साझा रणनीति बनाई थी। तो यहाँ पे समर्थन करने वाले मोहम्मद अली जिन्ना। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन देश बंधु के नाम से जाना जाता है? तो कौन जाना जाता है? सी आर दास हैं, सी राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू। इसमें जो जाने जाते हैं देश बंधु के नाम से सी आर दास, देश बंधु चित्तरंजन दास के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था? तो इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था लेकिन ये बन नहीं पाई थी। तो ये जो निर्णय लिया था ये मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के लिया था। 2 और 4 डी विकल्प में यही इस प्रश्न का सही जवाब है। ये बनाने का निर्णय लिया था लेकिन नहीं बन पाए और आगे चल करके क्या हुआ, 1923 में 16 दिसंबर को ये बनाना चाह रहे थे और आगे चल करके दिसंबर अंत में गया अधिवेशन होता है और फिर गया अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे सी आर दास और सी आर दास वहाँ से अध्यक्ष पद से त्याग पत्र देते हैं और 1 जनवरी को इलाहाबाद में सी आर दास और मोतीलाल नेहरू मिल करके अपने समर्थकों का सम्मेलन बुलाकर वहीं पर एक नया दल स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा करते हैं। तो बनाना चाहते थे मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू, लेकिन बनाई किसने? तो बनाई सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर के। इस प्रश्न का सही जवाब है डी 2 और 4। नेक्स्ट देखते हैं, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली का प्रथम भारतीय अध्यक्ष या स्पीकर कौन बना? तो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली या केंद्रीय विधानसभा का जो पहला स्पीकर बनने का, जो किस भारतीय को पहला स्पीकर बनने का जो गौरव प्राप्त है वो प्राप्त है विट्ठल भाई पटेल को। और ये कब बने थे? ये बने थे 1925 में। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी गौरव की बात है कि 1925 में जब ये सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर बने। नेक्स्ट देखते हैं, स्वराज पार्टी के गठन की घोषणा कब हुई? तो गठन की घोषणा हुई थी 1 जनवरी 1923 को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन परिवर्तनवादी नहीं है? तो देखिए 2 गुट बने थे, एक परिवर्तनवादी और एक अपरिवर्तनवादी या यथास्थितवादी। तो जो है वैसे ही रहने वाले, तो 2 तरह के गुट बने थे। जो परिवर्तनवादी थे वो चाहते थे कि हम चुनाव में भाग लें, सरकार में शामिल हों और शासन प्रशासन की जो भी कार्यविधि है उसमें हम लोग विघ्न डालें। दूसरे जो थे, जो यथास्थितवादी थे, उनका मानना था कि हमें चुनाव का ही बहिष्कार करना चाहिए, हमें चुनाव में भाग ही नहीं लेना चाहिए। तो अब यहाँ पे पूछा जा रहा है इनमें से कौन परिवर्तनवादी नहीं है? देखिए सी आर दास परिवर्तनवादी हैं, मोतीलाल नेहरू भी परिवर्तनवादी हैं, एनसी केलकर परिवर्तनवादी हैं, साथ ही साथ आपका आयंगर हैं वो भी परिवर्तनवादी हैं। जो नहीं हैं वो हैं राजेंद्र प्रसाद। तो राजेंद्र प्रसाद जो हैं ये अपरिवर्तनवादी हैं। और यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जो परिवर्तनवादी नहीं हैं तो वही बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए राजेंद्र प्रसाद। चुनाव में स्वराज दल को केंद्रीय विधानसभा में कितनी सीटें मिली? तो चुनाव जो हुए, तो यहाँ पे बात हो रही है केंद्रीय विधानसभा की। तो जो कुल सीटें थी वो थी 101 और 101 में 42 सीट्स मिली थी स्वराज दल को। और अपने आप में ये बहुत बड़ी उपलब्धि थी कि एक नया दल गठित हो रहा है और केंद्रीय विधानसभा की 101 सीटों में से 42 सीटें उसको मिल जा रही हैं। बहुत बड़ी उपलब्धि थी। इस प्रश्न का सही जवाब है ए 42 सीट्स मिली थी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से सही कथनों का चयन करिए। पहला, कलकत्ता में सी आर दास मेयर चुने गए। दूसरा, अपरिवर्तनवादियों ने चुनाव का बहिष्कार किया। अब आपको बताना है कि क्या सही, केवल एक, केवल दो, दोनों सही या फिर दोनों गलत। तो कलकत्ता में सी आर दास मेयर चुने गए, बिल्कुल सही है। अपरिवर्तनवादियों ने चुनाव का बहिष्कार किया। देखिए पहले ये हुआ था कि जो अपरिवर्तनवादी हैं वो चुनाव में भाग नहीं लेना चाहते थे, लेकिन जब स्वराज पार्टी बन जाती है फिर 1923 में दिल्ली का एक विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है और उसमें ये कहा जाता है कि जो स्वराज पार्टी है वो कांग्रेस के अंतर्गत रहकर ही चुनाव लड़ेगी। कांग्रेस में किसी तरह का विभाजन ना हो, जो 1907 में विभाजन हुआ था उस तरह की स्थिति से बचने के लिए ही 1923 का दिल्ली का विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है जिसकी अध्यक्षता करते हैं मौलाना आजाद। तो उसमें उसमें चुनाव लड़ने की परमिशन दी जाती है कि हाँ चुनाव लड़ना चाहिए स्वराज पार्टी को। और जब स्वराज पार्टी चुनाव लड़ती है तो चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था परिवर्तनवादियों ने, बल्कि वो भी चुनाव में उन लोगों ने भी भाग लिया था। तो कांग्रेस ने चुनाव में भाग लिया था
तो चाहे वो परिवर्तनवादी हैं चाहे अपरिवर्तनवादी हैं, दोनों ने चुनाव में भाग लिया था, किसी ने बहिष्कार नहीं किया था। तो ये कथन गलत है। परिवर्तनवादियों ने बहिष्कार किया था, बिल्कुल बहिष्कार नहीं किया था, बल्कि शामिल हुए थे। और परिवर्तनवादियों में से आप देखेंगे राजेंद्र प्रसाद, ये आपके पटना से मेयर चुने जाते हैं। तो राजेंद्र प्रसाद जो ये तो अपरिवर्तनवादी थे, ये मेयर चुने जाते हैं। तो इसमें सिर्फ एक सही है, केवल एक सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ए। नेक्स्ट देखते हैं, बंबई समझौता किसके मध्य हुआ? गांधी नेहरू के मध्य, गांधी दास के मध्य, गांधी अम्बेडकर के मध्य या फिर गांधी इरविन के मध्य? तो बंबई समझौता हुआ था गांधी और दास के मध्य, यानी कि गांधी और सी आर दास के मध्य। और साथ ही साथ आपको ये भी ध्यान रखना है कि कब हुआ था, ये 1924 में हुआ था। और यहाँ पर एक गांधी जी, मोतीलाल नेहरू और सी आर दास तीनों लोगों ने मिलकर एक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया था, जिसमें ये कहा था कि स्वराज पार्टी कांग्रेस के अभिन्न अंग के रूप में ही कार्य करेगी। यानी कि स्वराज दल जो है ये कोई अलग पार्टी नहीं है, ये बल्कि ये कांग्रेस के एक अभिन्न अंग के रूप में कार्य करेगी। ऐसी घोषणा हुई थी। कहाँ हुई थी? बंबई समझौता में, बंबई में हुई थी। और कब हुई थी? जबकि गांधी और सी आर दास के मध्य एक समझौता हुआ था, जिसको गांधी दास या बंबई समझौता कहा जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया? तो आपको पूछा जा रहा है साइमन कमीशन के बारे में कि गठन इसका कब किया गया। तो साइमन कमीशन का गठन किया गया था 8 नवंबर 1927 को। 3 फरवरी 1928 की बात करें तो ये भारत आया था 3 फरवरी 1928 को। 31 मार्च 1929 को ये भारत से वापस गया था, आया था 28 में, और ये भारत से वापस गया। सारी डेट्स महत्वपूर्ण हैं। 27 मई 1930 को इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। तो यहाँ पर ये सभी डेट्स इंपॉर्टेंट है। यहाँ पूछा जा रहा है गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को। भारत कब आया? 3 फरवरी 1928 को। और भारत से कब गया? 31 मार्च को गया था। और कब इसने रिपोर्ट दी? 27 मई 1930 को दी। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन किस वर्ष भारत आया? तो अभी प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस हो चुका है, 1928 में आया, अभी 3 फरवरी को आया। और किस स्थान पे आया था? तो जिस स्थान पे आया था वो है बम्बई। बम्बई में जब आया तो उसको साइमन गो बैक के नारे का सामना करना पड़ा। साइमन गो बैक के नारे के साथ वेलकम किया गया। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन के विरुद्ध जन आंदोलन क्यों हुआ? तो जो साइमन कमीशन का बायकॉट हुआ, साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया, तो ऐसा क्यों हुआ? पहला, भारतीय 1919 के अधिनियम का पुनरीक्षण कभी नहीं चाहते थे, ऐसा था क्या? दूसरा, साइमन कमीशन ने प्रांतों में द्वैध शासन की समाप्ति की संस्तुति की थी, क्या ये कारण था? साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था, या फिर साइमन कमीशन ने देश के विभाजन का सुझाव दिया था? तो देखिए इनमें से ये कोई भी कारण नहीं है। जो कारण है वो ये है कि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। इसी वजह से साइमन कमीशन का विरोध किया गया कि जो आयोग भारत की संवैधानिक समस्याओं को, भारत के संवैधानिक प्रगति पर विचार विमर्श करने के लिए आ रहा है, उसमें उस देश का यानी कि भारत का एक भी व्यक्ति शामिल नहीं है। तो ये एक अपमानजनक चीज थी और इसी वजह से भारतीयों ने साइमन कमीशन का विरोध किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन किस उद्देश्य से भारत आया था? तो क्या उद्देश्य था साइमन कमीशन का भारत आने का? ए, प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए, या फिर सैनिक क्षमता के मूल्यांकन के लिए? तो भारत क्यों आया था? ये प्रशासनिक सुधार के लिए आया था। और आपको मालूम होना चाहिए कि जो ये साइमन कमीशन था इसका गठन होना था 1929 में। 1929 में क्यों होना था? क्योंकि 1919 का जो अधिनियम था, इस अधिनियम के अंतर्गत जो भी संवैधानिक प्रयोग किए गए थे उनमें कहाँ तक प्रगति हुई, इस चीज़ की समीक्षा करने के लिए ही ये आयोग बनना था 1929 में। लेकिन 1929 में इंग्लैंड में थे इलेक्शन के चलते ही ये आयोग 2 वर्ष पूर्व गठित हुआ 1927 में। तो ये किस कार्य के लिए आ रहा था? प्रशासनिक सुधार पर विचार करने के लिए। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन का गठन किस दल के द्वारा किया गया? उदारवादी दल के द्वारा, रूढ़िवादी दल के द्वारा, लेबर पार्टी के द्वारा, या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो देखिए इंग्लैंड में 3 प्रकार के दल हैं, उदारवादी, रूढ़िवादी, लेबर। तो इनमें से जिसके द्वारा ये गठन किया गया था वो था रूढ़िवादी दल। तो रूढ़िवादी दल के या कंजर्वेटिव पार्टी के द्वारा ही साइमन कमीशन का गठन किया गया था। हालांकि इस कमीशन में 7 सदस्य थे और वो तीनों दलों से थे। खुद इस कमीशन का जो अध्यक्ष था जॉन साइमन, वो उदारवादी दल से था। नेक्स्ट देखते हैं,
किसके सुझाव पर भारतीयों को साइमन कमीशन से बाहर रखा गया था? पूछा जा रहा है किसके सुझाव पर। तो लॉर्ड रीडिंग है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड है, सर जॉन साइमन है या फिर लॉर्ड इरविन है? तो किसके सुझाव पर रखा गया था? लॉर्ड इरविन। लॉर्ड इरविन ही उस समय भारत का गवर्नर जनरल और वायसराय था। उसी के सुझाव पर भारतीयों को इस आयोग में शामिल नहीं किया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन का कौन सा एक सदस्य उदारवादी दल का था? अभी आपसे कहा जो साइमन कमीशन का अध्यक्ष था जॉन साइमन, वही उदारवादी दल से था। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न कथनों में से कौन साइमन कमीशन के संबंध में सही है? अब यहाँ पे क्या बताना है जो कथन सही है? पहला, उसकी नियुक्ति 1919 के एक्ट के क्रियान्वयन के पूछताछ के लिए थी। ठीक है, बिल्कुल सही है। इसके अध्यक्ष जॉन साइमन थे, ये भी है। उसने संघीय प्रकार की सरकार के लिए संस्तुति की थी, बिल्कुल ये भी था। भारतीयों ने इसका विरोध किया, ये भी था। यानी कि चारों कथन सही है। इसका अर्थ हुआ कि सभी सही हैं। डी इस प्रश्न का सही जवाब होगा। नेक्स्ट, साइमन कमीशन की सिफारिशों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो 4 कथन दिए हैं, सही आपको चयन करना है। इसने प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार के द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति की। दूसरा, इसने गृह विभाग के अधीन अंतर प्रांतीय परिषद स्थापित करने का सुझाव दिया। तीसरा, केंद्र में द्विसदन विधायक के उन्मूलन का सुझाव दिया। तो क्या किया? तो इसका जो कथन सही है वो है प्रांतों में द्वैध शासन को उत्तरदायी सरकार द्वारा प्रतिस्थापित करने की संस्तुति। 1919 के अधिनियम के द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन स्थापित किया गया था। तो साइमन कमीशन के द्वारा उस द्वैध शासन को उत्तरदायी शासन में कन्वर्ट करने की संस्तुति की गई थी। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, लाला लाजपत राय कैसे घायल हुए थे? तो लाला लाजपत राय ये सभी को मालूम है, बहुत बचपन से हम लोग सुनते आ रहे हैं। क्यों घायल हुए थे? जबकि वो साइमन कमीशन का विरोध कर रहे थे और विरोध में लाठीचार्ज हुआ था। कहाँ किया था विरोध इन्होंने? तो इन्होंने विरोध किया था लाहौर में। तो लाहौर में साइमन कमीशन का विरोध करते समय ही इनको लाठी लगती है, चोट लगती है लाठीचार्ज में, और उसमें ये घायल हो जाते हैं। और आगे चल करके 17 नवंबर 1928 को इनकी मृत्यु हो जाती है। तो क्यों घायल हुए थे, कैसे घायल हुए थे? तो साइमन कमीशन के विरोध में लाठीचार्ज हुआ था जिसमें वो घायल हो जाते हैं। और कहाँ पे लाला लाजपत राय ने नेतृत्व किया था? लाहौर में किया था। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? तो ये हुई थी 17 नवंबर 1928 को। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने सर्वप्रथम भारत के लिए औपनिवेशिक स्वराज की मांग की थी? यहाँ पे पूछा जा रहा है औपनिवेशिक स्वराज की मांग किसने की थी सर्वप्रथम? तो सर्वप्रथम औपनिवेशिक स्वराज की मांग करने वाले हैं तेज बहादुर सप्रू और जयकर, M.R. जयकर। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कथनों का चयन करिए। चलिए देख लेते हैं कि क्या सही है। कलकत्ता में C.R. दास मेहर चुने, निम्नलिखित में से सही। तो यहाँ पर सही कथनों का चयन करिए। पहला, कलकत्ता में C.R. दास मेहर चुने गए। दूसरा, अपरिवर्तनवादियों ने चुनाव का बहिष्कार किया। ये प्रश्न रिपीट हो गया है, तो हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि ये कथन सही है और अपरिवर्तनवादियों ने चुनाव का बहिष्कार नहीं किया था बल्कि भाग लिया था उसमें। तो दूसरा कथन गलत है, केवल एक सही है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के काल में नेहरू रिपोर्ट में निम्नलिखित में से किसकी अनुशंसा की गई थी? तो किस चीज की अनुशंसा की गई थी? भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता, अल्पसंख्यकों हेतु आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान। ये जो है ये एक ही पॉइंट है। तो 1, 2 और 3 पॉइंट्स हैं इसमें। तो इसमें क्या सही आंसर है इस प्रश्न का? तो देखिए, भारत के लिए पूर्ण स्वतंत्रता का प्रावधान था, बिल्कुल था। अल्पसंख्यक आरक्षित स्थानों के लिए संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र, पृथक निर्वाचन क्षेत्र नहीं चाहिए। पृथक निर्वाचन क्षेत्र जो कि साइमन कमीशन की रिपोर्ट में भी था। तो पृथक निर्वाचन क्षेत्र का विरोध किया गया था, संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र की बात कही गई थी, बिल्कुल सही। संविधान में भारतीयों के लिए मौलिक अधिकारों का प्रावधान, ये भी सही है। 1, 2, 3 तीनों सही है, इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब है डी। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन वर्ष 1928 में इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन से संबद्ध है? तो यहाँ पर है इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग के गठन। जब नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई 1928 में, तो नेहरू रिपोर्ट से सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू खुश नहीं थे। तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू, इन्हीं दोनों लोगों ने मिल करके इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। तो 1 और 2 सी विकल्प में आ रहा है, यही इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं,
नेहरू रिपोर्ट डैश 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 की अध्यक्षता में एक कमेटी द्वारा तैयार किया गया था और इसका विषय था। तो किसकी अध्यक्षता, इसका अध्यक्ष पूछा जा रहा है और विषय पूछा जा रहा है, मोतीलाल नेहरू और जवाहरलाल नेहरू, और इसका विषय ब्रिटिश साम्राज्य के साथ भारत का रिश्ता, ऐसा था क्या? तो ये तो गलत है, नहीं था ऐसा। जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में और विषय भारत में स्थानीय स्वशासन, ये भी नहीं था, अध्यक्ष इसके जवाहरलाल नेहरू नहीं थे। मोतीलाल नेहरू और भारत में संवैधानिक व्यवस्थाएं, तो मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में ही नेहरू समिति बनी थी और जो उसका विषय था वो था भारत में संवैधानिक व्यवस्था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी। नेक्स्ट देखते हैं, मुस्लिम लीग के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना 14 सूत्री प्रस्ताव रखा? तो यहाँ पर किस अधिवेशन की बात हो रही जिसमें उन्होंने रखा? तो ये रखा 1929 में। देखिए 1927 में साइमन कमीशन भारत आया, और जब साइमन कमीशन आया तो साइमन कमीशन का भारत में बहिष्कार हुआ, तो विरोध किया गया। तो साइमन कमीशन में उस समय जो भारत सचिव थे बर्केनहेड, तो बर्केनहेड ने भारतीयों को चुनौती दी कि भारतीय सिर्फ विरोध कर सकते हैं, अपने लिए संविधान नहीं तैयार कर सकते। तो उनकी चुनौती को स्वीकार करते हुए एक समिति बनाई जाती है जिसकी अध्यक्षता नेहरू जी करते हैं, मोतीलाल नेहरू, और इसीलिए वो नेहरू समिति, और उसके द्वारा जो प्रस्तुत रिपोर्ट है वो नेहरू रिपोर्ट कही जाती है। और 1927 में ये नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होती है। जब नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होती है तो उससे जिन्ना खुश नहीं होते हैं और 1929 में जिन्ना अपनी 14 सूत्री मांग प्रस्तुत करते हैं। और आगे चल करके 1930 में, जनवरी 1930 में अपनी 11 सूत्री मांग प्रस्तुत करते हैं गांधी, और किस पत्र के माध्यम से? यंग इंडिया पत्र के माध्यम से इरविन के समक्ष। तो इस प्रश्न का सही जवाब है सी 1929। शेष जानकारी भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, साइमन कमीशन का औपचारिक नाम क्या था? तो जो साइमन कमीशन आया था, क्योंकि इस कमीशन के जो अध्यक्ष थे उनका नाम था जॉन साइमन, तो उन्हीं के नाम से ये पॉपुलर हुआ, साइमन आयोग के नाम से, साइमन कमीशन के नाम से। लेकिन इसका औपचारिक नाम क्या था, ऑफिशियल नेम इसका क्या था? तो ऑफिशियल जो नेम था इसका वो था भारतीय संवैधानिक आयोग, क्योंकि भारत में ये संवैधानिक प्रगति पर विचार विमर्श करने के लिए आ रहा था, तो इसका नाम था भारतीय संवैधानिक आयोग। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। और जहाँ तक द अनआर्टिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट की बात है, तो ये जो एक्ट है ये कहते हैं रॉलेट एक्ट को। तो ये रॉलेट एक्ट का ऑफिशियल नेम है, तो ये भी अगर बाई चांस आपसे पूछा जाए तो आपको मालूम होना चाहिए। तो ये रॉलेट एक्ट का था। और एशियाटिक रजिस्ट्रेशन एक्ट, ये आप देखते हैं कि जो गांधी जी 1906 में दक्षिण अफ्रीका में होते हैं, तो उस समय ये दक्षिण अफ्रीका में ये एक्ट आया था, और जितने भी एशियंस थे उनको अपने पास एक पास रखना होता था, और कहीं भी वो जाते थे उनको कैरी करना पड़ता था। तो वो एक अपमानजनक स्थिति थी, उसी के अगेंस्ट गांधी जी ने वहाँ पर 1906 में सत्याग्रह भी किया था, और गांधी जी का सत्याग्रह संबंधी ये पहला प्रयोग था। तो यहाँ पर इस प्रश्न का सही जवाब है ए, भारतीय संवैधानिक आयोग, जबकि द अनआर्टिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ये रॉलेट एक्ट का फुल नेम है या औपचारिक नाम है। नेक्स्ट देखते हैं। कांग्रेस दल की उग्र शाखा ने, जिसके एक प्रमुख नेता जवाहरलाल नेहरू थे, इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग की स्थापना की। इसकी स्थापना का उद्देश्य था, तो इसकी स्थापना का क्या उद्देश्य था? अभी आपको बताया था कि ये जो संगठन बना था ये जवाहरलाल नेहरू और इनके साथ में सुभाष चंद्र बोस दोनों लोगों ने मिल करके ये संगठन बनाया था। तो सुभाष चंद्र बोस और जवाहरलाल नेहरू ने जो संगठन बनाया था, ये संगठन का उद्देश्य क्या था? क्योंकि नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं थे, तो नेहरू रिपोर्ट से खुश नहीं थे, इसलिए नेहरू रिपोर्ट का विरोध करने के उद्देश्य से ही ये संगठन बना था। नेक्स्ट देखते हैं। साइमन कमीशन में कितने सदस्य थे? तो साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, और साइमन के संदर्भ में यहीं पर एक चीज डिस्कस किए दे रहे हैं, हालांकि पहले भी डिस्कस की जा चुकी है। साइमन के संदर्भ में आप सिर्फ सा को पकड़ के रखिए, हिंदी का सा लिखिए। तो सा से देखिए 27 में गठन हुआ था, तो सा से 27। फिर अध्यक्ष कौन है? साइमन है, वो भी सा से है। जो समय प्रधानमंत्री था वो स्टैनली बाल्डविन था, तो ये भी आपका सा से ही है। ये जो साइमन कमीशन आया था इसमें सभी सदस्य श्वेत थे, यानी किसी भी भारतीय को नहीं शामिल किया गया था इसका नाम, इसीलिए इसको श्वेत कमीशन भी
कहा गया, तो श्वेत कमीशन या ये भी सा से आप ले लीजिए। उसके बाद में आप देखते हैं कि लाला लाजपत राय पे जो लाठीचार्ज होता है, तो वो लाठीचार्ज का जो आदेश है वो आदेश देते हैं स्कॉट। तो स्कॉट के आदेश पर सैंडर्स द्वारा लाठीचार्ज किया जाता है। तो ये दोनों भी नाम सा से हैं। और आगे चल करके आप देखते हैं कि लाला लाजपत राय की मृत्यु होती है वो भी 17 तारीख को होती है। तो ये सभी संदर्भ अगर आपने सा याद रखा तो सा से आपका ये सारा तैयार हो सकता है। 1927 में गठन हुआ किसके समय? साइमन स्टैनली बाल्डविन उस समय प्रधानमंत्री थे। श्वेत आयोग भी कहा गया इसको। स्कॉट के आदेश पर सैंडर्स के द्वारा लाठीचार्ज किया गया और 17 नवंबर को लाला लाजपत राय की मृत्यु हुई। तो ये संदर्भ सभी महत्वपूर्ण है इसके साइमन कमीशन के बारे में। और इस प्रश्न का सही जवाब है बी, 7 सदस्य। नेक्स्ट देखते हैं, कांग्रेस के किस अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध का निर्णय लिया गया था? तो किस अधिवेशन में निर्णय लिया गया था साइमन कमीशन के विरोध का? तो ये 1927 के मद्रास अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया था। और मद्रास अधिवेशन की अध्यक्षता की थी डॉक्टर अंसारी ने। तो अध्यक्ष भी आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो डॉक्टर अंसारी की अध्यक्षता में मद्रास जैसे ही साइमन कमीशन का गठन हुआ, और गठन हुआ था नवंबर 1927 में, 8 नवंबर 1927 को। और दिसंबर माह में जो कांग्रेस का नियमित वार्षिक अधिवेशन था उसी अधिवेशन की अध्यक्षता कर रहे थे डॉक्टर अंसारी। और उसी अधिवेशन में ये निर्णय लिया गया कि साइमन कमीशन का विरोध किया जाएगा। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, 1927। साथ ही साथ अधिवेशन कहाँ हुआ था? मद्रास में। अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर अंसारी। नेक्स्ट, साइमन गो बैक का नारा किसने दिया? तो जो साइमन गो बैक है इसका जो नारा दिया था, ये नारा दिया था यूसुफ मेहर अली ने। इस प्रश्न का सही जवाब है बी। नेक्स्ट देखते हैं, खलीक उस्मान ने किस स्थान पर साइमन कमीशन का विरोध किया? जो साइमन कमीशन जब भारत आया तो उसका पूरे भारत में विरोध हुआ। तो कुछ ऐसे स्थान हैं जो प्रमुख नेता वहाँ के जिन्होंने विरोध किया, तो उनके नाम अक्सर पूछ लिए जाते हैं। कभी मैच करने को पूछा जाता है, कभी डायरेक्ट नाम पूछ लिया जाता है। तो यहाँ पूछा जा रहा है खलीक उस्मान ने किस स्थान पर साइमन कमीशन का विरोध किया? तो खलीक उस्मान ने जो विरोध किया था ये लखनऊ में किया था। लाहौर में आपको पता है लाला लाजपत राय ने विरोध किया था। कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस ने विरोध किया था। और मद्रास में टी प्रकाशम ने विरोध किया था। तो अगर यही चारों स्थान पूछे जाते हैं और इन चारों स्थानों के नेता लखनऊ में खलीक उस्मान ने किया था, लाहौर में लाला लाजपत राय ने, कलकत्ता में सुभाष चंद्र बोस ने और मद्रास में टी प्रकाशम ने। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए, लखनऊ में किया था। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी मृत्यु पर गांधी जी ने कहा था कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया? तो ये किसकी मृत्यु पे कहा था? तो ये कहा था गांधी जी ने लाला लाजपत राय की मृत्यु पर कि भारतीय सौरमंडल से एक सितारा डूब गया। ये प्रश्न कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, इसको आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट देखते हैं, साइमन कमीशन की सहायता के लिए गठित हार्टोग समिति का संबंध किस क्षेत्र से था? देखिए, जब साइमन कमीशन भारत आया तो उसकी सहायता के लिए 2 समितियां गठित की गई, एक हार्टोग समिति और एक बटलर समिति। तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हार्टोग समिति का संबंध किस क्षेत्र से? पहले तो ये जो समिति गठित की गई थी ये 1929 में गठित की गई थी और इसका जो संबंध था वो था शिक्षा से। तो बी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, नेहरू रिपोर्ट कब प्रकाशित हुई? तो यहाँ पे पूछा जा रहा है नेहरू रिपोर्ट। तो जब बर्कनहेड ने चुनौती दी, मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में नेहरू समिति बनी और बहुत तीव्र गति से इस समिति ने अपना कार्य किया और नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित हुई। कब प्रकाशित हुई? 1 जून 1928 को। इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, नेहरू समिति में कितने सदस्य थे? तो अब जो नेहरू समिति बनी थी मोतीलाल नेहरू के अध्यक्षता में, उसके सदस्यों की संख्या पूछी जा रही है। तो इसमें कितने सदस्य थे? इसमें 9 सदस्य थे। नेक्स्ट देखते हैं, बटलर समिति किससे संबंधित थी? अभी आपको बताया कि 2 समितियां गठित हुई थी साइमन कमीशन के सहयोग के लिए, हार्टोग समिति और बटलर समिति। तो बटलर समिति का जो संबंध था ये था भारतीय नरेशों के साथ संबंधों से। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ए। नेक्स्ट देखते हैं, किसकी चुनौती पर नेहरू समिति गठित की गई? तो किसकी चुनौती पर गठित की गई थी? तो ये उस समय के भारत सचिव थे बर्कनहेड की चुनौती को स्वीकार करते हुए ही नेहरू समिति गठित की गई थी। नेक्स्ट देखते हैं, गांधी ने सविनय अवज्ञा का विचार कहाँ से लिया? गांधी जी के द्वारा जो सविनय अवज्ञा आंदोलन चलाया गया तो उनको इस सविनय अवज्ञा आंदोलन की प्रेरणा कहाँ से मिली? या विचार कि सविनय अवज्ञा इस तरह से कोई विनयपूर्ण अवज्ञा भी हो सकती है, कहाँ से मिला? तो ये जो विचार गांधी जी ने लिया है, ये लिया है हेनरी डेविड थोरो से। हेनरी डेविड थोरो की पुस्तक से
इन्होंने ये विचार ग्रहण किया है। जॉन रस्किन से जो गांधी ने विचार लिया है वो लिया है सर्वोदय का विचार, और इनकी पुस्तक बहुत महत्वपूर्ण है। इनकी पुस्तक का नाम है अनटू दिस लास्ट। तो इनकी पुस्तक अनटू दिस लास्ट से गांधी जी ने सर्वोदय का विचार लिया। तो जॉन रस्किन से सर्वोदय का विचार लिया और हेनरी डेविड थोरो से सविनय अवज्ञा का विचार लिया। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी ने अपनी 11 मांगे इरविन के समक्ष किस पत्र के माध्यम से रखी? अभी आपसे बताया था कि जब नेहरू रिपोर्ट प्रकाशित होती है, तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में प्रकाशित होती है, तो उस रिपोर्ट से जिन्ना संतुष्ट नहीं होते हैं, और जिन्ना संतुष्ट नहीं होते हैं तो वो 14 सूत्री मांग अपनी रख देते हैं। और उसके बाद गांधी जी जो जिन्ना की 14 सूत्री मांगे होती हैं वो घोर सांप्रदायिक होती हैं, तो उनसे गांधी जी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। और जो भारत के राजनीतिक पटल पे जो घटनाएं चल रही थी, तो गांधी जी असंतुष्ट होते हैं और गांधी जी अपनी 11 सूत्री मांगे उस समय के गवर्नर जनरल और वायसराय लॉर्ड इरविन के समक्ष रखते हैं। पूछा जा रहा है किस पत्र के माध्यम से रखी थी, तो ये रखी थी यंग इंडिया पत्र के माध्यम से। बाकी ये चारों जो पत्र हैं, ये चारों पत्र गांधी जी के हैं। हरिजन ये भी गांधी जी का है, इंग्लिश भाषा का है। बुलेटिन, जब गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत आए, तो दक्षिण अफ्रीका से भारत आने के बाद जो पहला समाचार पत्र गांधी जी के द्वारा प्रकाशित हुआ वो बुलेटिन है। कभी ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है, तो आपको ध्यान रखना है कि दक्षिण अफ्रीका से जब भारत वापस आए गांधी जी, तो गांधी जी के द्वारा जो सबसे पहला पत्र प्रकाशित किया गया वो बुलेटिन था, और इसकी भी इंग्लिश लैंग्वेज ही थी। यंग इंडिया भी इंग्लिश भाषा का ही था। इंडियन ओपिनियन ये जो पत्र है ये प्रकाशित किया जाता था दक्षिण अफ्रीका से। 1903 में ये इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ, और इसमें जो एक्सपेंडिचर लगा था वो सारा कुछ लगा था गांधी जी का, लेकिन जिसके पहले संपादक थे वो थे मनसुख लाल नजर। तो अगर कभी पूछ लिया जाए कि इंडियन ओपिनियन के पहले संपादक कौन थे, तो पहले संपादक थे मनसुख लाल नजर। और ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। आपका चूँकि गुजरात से है गांधी जी, तो गुजराती में होता था, हिंदी में होता था, इंग्लिश में होता था, और साथ ही साथ तमिल में होता था। तो ये 4 भाषाओं में प्रकाशित होता था। शेष ये तीनों जो समाचार पत्र हैं, ये तीनों इंग्लिश के समाचार पत्र हैं। तो गांधी जी के समाचार पत्रों संबंधी ये जानकारी महत्वपूर्ण थी, इसलिए यहाँ पर चर्चा कर ली गई है। और इस प्रश्न का सही जवाब है सी, यंग इंडिया। नेक्स्ट देखते हैं। किस कांग्रेस सत्र में कार्यकारी कमेटी को सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ करने का अधिकार दिया गया? तो अब इसमें पूछा जा रहा है किस कांग्रेस सत्र में। तो आपको पता है 1929 का जो लाहौर कांग्रेस अधिवेशन हुआ था, जिसकी अध्यक्षता की थी जवाहरलाल नेहरू ने, तो उसी समय पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। और साथ ही साथ अगर सरकार पूर्ण स्वराज नहीं देती है तो, या जो हमारी मांगे उनको स्वीकार नहीं करती है, तो सरकार एक नए आंदोलन के लिए तैयार रहे। और वो आंदोलन कैसा होगा? सविनय अवज्ञा आंदोलन होगा, विनय पूर्ण अवज्ञा का आंदोलन होगा। और इस आंदोलन का जो नेतृत्व है वो किसको सौंपा गया? वो सौंपा गया गांधी जी को। तो आंदोलन प्रारंभ करने का जो अधिकार दिया गया था किस सत्र में दिया गया है? लाहौर सत्र में दिया गया है। कब? 1929 में। अध्यक्ष कौन है? जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट, सविनय अवज्ञा के रूप में गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी। गांधी जी ने दांडी यात्रा किस डेट से प्रारंभ की थी, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो दांडी यात्रा प्रारंभ की गई थी 12 मार्च 1930 से। 12 मार्च से चलते हैं और 6 अप्रैल को गांधी जी पहुंचते हैं दांडी, और वहां पर सांकेतिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून की अवज्ञा करते हैं, और वहीं से सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ होता है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि 12 मार्च से दांडी मार्च प्रारंभ हो रही, 12 मार्च से सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ नहीं हो रहा है, यहाँ पे दांडी मार्च प्रारंभ हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं। गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी, तो किस स्थान से प्रारंभ की थी गांधी जी ने? तो गांधी जी ने दांडी यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से, और साबरमती से 240 मील की दूरी तय करके ये पहुंचे दांडी। तो ये यात्रा साबरमती से प्रारंभ की थी, और इस संकल्प के साथ प्रारंभ की थी कि मैं अब अपने आश्रम में तभी वापस आऊंगा जबकि मैं देश को स्वतंत्र करा लूंगा। तो इस संकल्प के साथ यात्रा प्रारंभ की थी साबरमती से। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रांत के सत्याग्रहियों की संख्या सर्वाधिक थी? अब निश्चित सी बात है कि जब गांधी जी गुजरात के हैं तो वहीं से यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं। तो गुजरात में साबरमती से प्रारंभ हो रहे हैं, गुजरात के नौसारी जिले में दांडी पड़ता है, तो दांडी पे जाकर के उनकी यात्रा पूर्ण होती है। तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोग ही सर्वाधिक होंगे। तो सर्वाधिक किस प्रांत से थे? ये थे गुजरात से। नेक्स्ट है, गांधी के नमक सत्याग्रह का उद्देश्य क्या नहीं था? अब यहाँ पूछा जा रहा है क्या उद्देश्य नहीं था? नमक कानून को निरस्त करना,
सरकार की सत्ता की कटौती, आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, अंग्रेजों को भारत से निकालना। तो क्या नहीं था? तो देखिए, नमक कानून को निरस्त करना बिल्कुल था कि जो नमक कानून बना है कि कोई भी जो तटीय क्षेत्र का जो भी व्यक्ति है वो नमक नहीं बना सकता, सिर्फ और सिर्फ सरकार ही नमक बनाएगी। दूसरा, सरकार की सत्ता की कटौती, सरकार एक तो नमक बना रही है, सिर्फ सरकार ही नमक बनाएगी और साथ ही साथ उस पर 1000% से भी ज़्यादा उस पर टैक्स वसूलती थी। आम लोगों के लिए आर्थिक राहत, सरकार, गांधी जी ने यह कभी नहीं कहा कि आम जनता को या जनता को आप नमक मुफ्त में बांटें, लेकिन कम से कम जो इतना ज़्यादा कर दे रहे हैं, कर आप वसूल कर रहे हैं, उसमें कटौती करें ताकि आम जनता की पहुंच में पहुंचे नमक। साथ ही साथ जो तटीय क्षेत्र के लोग हैं अपने उपयोग के लिए उनको सीमित मात्रा में नमक बनाने के लिए परमिशन दी जाए। तो ये सब था। अंग्रेजों को भारत से निकालना उद्देश्य नहीं था। ये किसका उद्देश्य था? ये था क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन में। तो यहाँ पर क्या उद्देश्य नहीं था? तो अंग्रेजों को भारत से निकालना उद्देश्य नहीं था। डी इस प्रश्न का सही जवाब है। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किसने गांधी के नमक आंदोलन में भाग लिया था? तो यहाँ पर ये महिलाएं दी हुई हैं, सरोजिनी नायडू है, राजकुमारी अमृत कौर है, कमला देवी चट्टोपाध्याय। तो इन तीनों ने भाग लिया था, यानी कि इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी ने भाग लिया था। सरोजिनी नायडू जो 31 मई का जो धरसाना की घटना होती है, तो जो धरसाना में नमक डिपो पे प्रदर्शन होता है उसका जो नेतृत्व करती हैं वो सरोजिनी नायडू ही नेतृत्व करती हैं। राजकुमारी अमृत कौर भी इससे संबंधित है। कमला देवी चट्टोपाध्याय इस संदर्भ में महत्वपूर्ण है कि कमला देवी चट्टोपाध्याय के आग्रह पर ही गांधी जी ने महिलाओं से अपील की थी, क्योंकि कमला देवी चट्टोपाध्याय गांधी से कहती हैं कि आप अपील करिए कि महिलाएं भी शामिल हों। तो गांधी जी अपील करते हैं महिलाओं से इस आंदोलन में शामिल होने के लिए। तो इस संदर्भ में कमला देवी चट्टोपाध्याय भी बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो ये तीनों महिलाएं इससे संबंधित थी और सविनय अवज्ञा आंदोलन महिलाओं के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इसमें एक पत्रकार ने कहा भी था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन चाहे अपने किसी भी उद्देश्य में ये किसी भी उद्देश्य को प्राप्त कर सका हो या ना प्राप्त कर सका हो, लेकिन महिलाओं की मुक्ति में ये बहुत महत्वपूर्ण साबित हुआ। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से किस आंदोलन में महिलाओं ने सर्वाधिक भागीदारी की? तो सर्वाधिक भागीदारी की है सविनय अवज्ञा आंदोलन में, असहयोग में भी की है, भारत छोड़ो आंदोलन में भी की है, स्वदेशी में भी की है। लेकिन जो असहयोग और स्वदेशी आंदोलन था इसमें जो महिलाओं ने भाग लिया था वो महिलाएं या तो नेताओं के परिवार से थी या पढ़ी लिखी एजुकेटेड महिलाएं थीं। लेकिन जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था इसमें आम महिलाओं ने प्रतिभाग किया। तो सर्वाधिक संख्या किसकी होगी? आम महिलाओं की होगी। पढ़े लिखे एजुकेट तो उस समय बहुत कम लोग होते थे, तो सर्वाधिक संख्या महिलाओं ने जिसमें भागीदारी की वो है सविनय अवज्ञा आंदोलन। नेक्स्ट देखते हैं, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था, तो कहाँ से किया था? तो निश्चित तौर से ये दांडी से किया था। कब किया था? 6 अप्रैल 1930 को। तो कहाँ से? दांडी से प्रारंभ किया था। गलती से भी आप साबरमती मत करिएगा। आंदोलन वो यात्रा, दांडी से यात्रा प्रारंभ की थी। वहां पे कोई कानून नहीं तोड़ा था, किसी कानून का उल्लंघन नहीं किया था। जहां पर कानून का उल्लंघन किया वो कौन सा स्थान है? दांडी है। दांडी में ही कानून का उल्लंघन किया है। और आंदोलन कौन सा चल रहा है? सविनय अवज्ञा। तो अवज्ञा कानून की कहां पे हो रही है? दांडी में हो रही है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी स्थल से, और जिस डेट को हुआ है वो 6 अप्रैल 1930 को। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी। प्रश्न आए परीक्षा में तो बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि आपसे क्या पूछा जा रहा है। नेक्स्ट, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ किया था। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, स्किप करते हैं इसको। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हुआ, तो कब शुरू हुआ? तो निश्चित तौर से ये दांडी मार्च के बाद ही सविनय अवज्ञा आंदोलन प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं, ऐतिहासिक दांडी मार्च का संबंध है, किस चीज से संबंध है? तो नमक कानून तोड़ने से। जो दांडी आंदोलन का दांडी मार्च का संबंध है वो है नमक कानून तोड़ने से। नेक्स्ट देखते हैं, दांडी यात्रा कितने दिन चली? तो दांडी यात्रा 12 मार्च से प्रारंभ होती है और 6 अप्रैल को ये समाप्त होती है। ये यात्रा चलती है 24 दिन। नेक्स्ट देखते हैं, सबसे पहले कौन सी घटना घटी? अब यहाँ पर 4 घटनाएं दी गई हैं और आपको बताना है सबसे पहले कौन सी घटना घटी। तो देख लेते हैं, गांधी इरविन समझौता ये कब हुआ था? गांधी इरविन समझौता जो हुआ है ये हुआ है 5 मार्च 1931 को। 5 मार्च
1931 को। दांडी मार्च कब स्टार्ट हो रहा है? तो दांडी मार्च स्टार्ट हो रहा है 12 मार्च 1930 को। साइमन कमीशन कब भारत आया था? तो 1928 में आया था, फरवरी में। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? 28 की घटना आ जाएगी, तो यानी कि सी हो जाएगा सबसे पहले। और उसके बाद में होगा 1930, यानी कि बी हो जाएगा। और उसके बाद में हो जाएगा मार्च 31, तो ए हो जाएगा। और लास्ट में आ जाएगा डी। यहाँ पर विकल्प दिए होने चाहिए थे ए बी सी डी, जिनमें कि आप इसका चयन कर सकें, लेकिन ये ही क्रम है सी बी ए डी। तो सबसे पहले ये हो गई 1, और ये 2, और ये 3, और ये 4। तो इसी क्रम से ये घटनाएं हुई हैं। अच्छा, इसमें ये इसमें पूछा जा रहा है सबसे पहले कौन सी घटना घटी। चलिए आपको इस तरह से भी बता दिया कि सीक्वेंस लगानी हो। इसमें तो पूछा जा रहा है कि सबसे पहले कौन सी घटना घटी, और हम उसका क्रम मिलाने लगे। तो सबसे पहले जो घटना घटी है निश्चित तौर से वो साइमन कमीशन ही है, क्योंकि सबसे पहले आया 1928 की घटना है। नेक्स्ट देखते हैं। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि जानी जाती है। 6 अप्रैल 1930 को क्या हुआ था? तो 6 अप्रैल 1930 को नमक कानून का उल्लंघन हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। सविनय आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है या सही है? महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई थी। दूसरा, मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा दी गई थी। इनमें से कौन सही? केवल एक, केवल दो, एक और दो, दोनों सही, या फिर दोनों गलत? तो क्या इस प्रश्न का सही जवाब है? तो देखिए, पहला कथन तो गलत है। महात्मा गांधी को नमक कानून तोड़ने के विरोध में सजा नहीं दी गई। बिल्कुल आप देखते हैं कि महात्मा गांधी को 5 मई 1931 को 5 मई 1930 को गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो जब गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसका मतलब है सजा दी गई। और तो ये पहला कथन गलत हो जाता है। मदन मोहन मालवीय, देवदास गांधी और के एम मुंशी को नमक कानून तोड़ने पर सजा नहीं दी, पर सजा दी गई। बिल्कुल सजा दी गई थी। किसी के साथ उन्हें कोई सिंपैथी थोड़ी ना रखनी थी, तो सजा दी गई थी। बिल्कुल सही है। हाँ भैया, तो यहाँ पर पहला गलत है, दूसरा सही है, तो केवल 2 सही है। इसलिए इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा बी, केवल 2। नेक्स्ट देखते हैं। शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति चाहता हूँ, यह कथन किससे संबंधित है? तो ये कथन संबंधित है गांधी की दांडी यात्रा से। जब गांधी दांडी यात्रा प्रारंभ करते हैं साबरमती आश्रम से, तभी वो पत्रकारों से मुखातिब होते हैं और ये कहते हैं कि शक्ति के विरुद्ध अधिकार की इस लड़ाई में विश्व की सहानुभूति की कामना करता हूँ। तो इस प्रश्न का सही जवाब है बी, गांधी की दांडी यात्रा से। और आज सेशन यहीं पर ख़त्म कर रहे हैं। 100 क्वेश्चंस भी बहुत हो जाते हैं एक साथ करने के लिए। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कुछ अन्य प्रश्नों के साथ में, और अगले सेशन में कोशिश करेंगे कि जितना भी आपका राष्ट्रीय आंदोलन है और उसके साथ साथ मॉडर्न हिस्ट्री से जैसे प्रश्न बनते हैं, वो सभी मिले जुले प्रश्न सेशन में रहें, ताकि आपकी तैयारी पूरी तरह से हो सके। सिर्फ एक टॉपिक विशेष की नहीं, बल्कि आपकी पूरी तैयारी हो सके। तो संपूर्ण तैयारी के उद्देश्य से अगले सेशन में आएंगे। तो मिलते हैं अगले सेशन में। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।